नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। खबरदार हम शुरू करें, उरी हमले की बात करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने यह कहा है कि बिना जांच किए आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। उरी हमले पर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का यह बयान आया है और ये कहा कि पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है बिना जांच के। ये पाकिस्तान का अपने आप को बचाने का एक हथकंडा है। पाक के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है, लेकिन सारे सबूत पाकिस्तान के खिलाफ हैं। पाक पर जल्दबाजी में लगाया गया है, आरोप भी पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है, लेकिन आतंकवादियों के पास जो सामान मिले हैं वो पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान की मोहर उस पर लगी है। जैश मोहम्मद के ये आतंकवादी हैं और पाकिस्तान कहता है कि जांच के बिना यह आरोप लगा दिया गया। तो जांच कैसी चाहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान को अब सिर्फ जवाब देना होगा, वो भी बात से नहीं, बंदूक से। आज पूरे देश में गुस्सा है, गुस्सा देश के जवानों की शहादत का। उरी में सेना के कैंप पर आतंकवादी हमला करते हैं, 17 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। आतंकवादी पाकिस्तान से आए हैं, इसके पक्के सबूत हमारे पास हैं। अब सवाल यह है कि देश कब तक पाकिस्तान के आतंक के सामने अपने जवानों की कुर्बानी देता रहेगा? पाकिस्तान को भारत के जवानों के लहू की कीमत चुकानी पड़ेगी, यह बताने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ शब्दों से पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान का इलाज एक्शन में है, रिएक्शन में नहीं। A group of heavily armed terrorists, they opened fire on an administrative base. All 4 terrorists have been killed by the Indian Army. They belong to Jaish-e-Mohammed Tanzim. There have been a total of 17 army fatal casualties. Shall be given a befitting response by us. लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उरी में भारत के 17 जवानों के बहे लहू की एक एक बूंद की कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। भारतीय सेना के बटालियन हेडक्वार्टर पर हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं, ये भारत के खिलाफ वो जंग है जिसे पाकिस्तान आतंकवादियों को हथियार बनाकर लड़ता रहा है। During this firefight, all 4 terrorists have been killed by the Indian Army. And as per the initial reports, they belong to Jaish-e-Mohammed Tanzim. Along with the terrorists, we recovered 4 AK-47 rifles, 4 underbarrel grenade launchers, a large number of grenades and other warlike stores. उरी हमले में पाकिस्तान से आए 4 आतंकवादी मारे गए। इनके पास से पाकिस्तान में बने गोला बारूद और हथियार बरामद हुए। यह आतंकवादी हमला पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने किया, जो 8 महीने पहले पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले का भी गुनहगार है। जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर हमला, 7 जवानों की शहादत। पाकिस्तान ने भी इसमें अपना हाथ होना कबूला था। मौलाना मसूद अजहर पर कार्रवाई की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही धोखा देता है। अब उरी में पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों ने भारत के 17 जवानों का खून बहाया है। अब बारी पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकाने की होनी चाहिए। तो जो हमारा डिफेंसिव माइंडसेट है, जो डिफेंसिव एटीट्यूड है, उसको बदली करना होगा। इजराइल की तरफ हमको ऑफेंसिव बनना पड़ेगा। हर बारी पाकिस्तान इस माफी की कोई कार्रवाई करता है तो हमको उसके ऊपर बहुत बड़ी कीमत रखनी होगी। अगर वो हमारी तरफ आया, समझ लो 100 करोड़ रुपए का नुकसान किया और इतने लोगों को मारा, तो कुछ ही घंटों में हमारी तरफ से ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे हम उसको 10 गुना ज़्यादा सजा दे सके। हम बड़ा देश हैं, हम में काबिलियत है, हमारी आर्मी की ऑपरेशनल प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, टैक्टिकल प्लान सारी इन प्लेस हैं। पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, ये बात तय है। खोखले शब्दों से काम नहीं चलेगा, ये बात भी तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उरी हमले पर कड़ा संदेश दिया है। हम उरी में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। मैं देश को भरोसा दिलाता हूं कि इस हमले के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। इस संदेश के क्या मायने हैं? हमले का गुनहगार तो सीधे सीधे पाकिस्तान है। कैसे पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा? कैसे पाकिस्तान से उरी में शहीद जवानों के लहू का बदला लिया जाएगा? इन बड़े सवालों का जवाब आज भारत मांग रहा है।
We have known this for long enough, who are behind perpetrating, promoting, sponsoring terrorism on the Indian soil, particularly in the state of Jammu and Kashmir. And I think time has come to call this bluff and to disrobe those who are playing this mischief. उरी हमले के बाद सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जम्मू कश्मीर पहुंच गए। इधर दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग की। गृह मंत्री ने रूस और अमेरिका का प्रस्तावित दौरा टाल दिया। गृह मंत्री ने पाकिस्तान को सीधे सीधे आतंकवादी देश बताया। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और इसे इसकी पहचान के साथ अलग थलग करना चाहिए। एक के बाद एक पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों के हमले। भारत कब तक सिर्फ शब्दों से जवाब देकर पाकिस्तान को बर्दाश्त करता रहेगा? अब पाकिस्तान को उन जख्मों और उस दर्द का अनुभव कराने की जरूरत है जो वो भारत को वर्षों से देता आ रहा है। सिर्फ कड़ी निंदा जैसे खोखले शब्दों से काम नहीं चलेगा। अशरफ वाणी, उरी, आज तक। हर बार जब आतंकवादी हमला होता है तो कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जो इतना ज्यादा सुने जा रहे हैं कि ये शब्द अब कानों को चुभते हैं। और ये सवाल उठता है कि क्या इन खोखले शब्दों से ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं? कड़ी निंदा, घोर निंदा, हाई लेवल मीटिंग, समीक्षा, सख्त बयान, पड़ोसी देश का हाथ, कायरतापूर्ण हमला, कड़ा जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर के खिलाफ भारत के शब्द वाले हथियार हैं। लेकिन अफसोस यह है कि शब्दों के हथियार से पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश अगर सुधर जाता तो पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री न होता। कैसी लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ किलोमीटर दूर उरी में सेना के सोते हुए जवानों पर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमला किया। उरी हमले की ग्राउंड रिपोर्ट और पाकिस्तान की एक एक साजिश, आइए अब हम आपको दिखाते हैं। पहला धमाका जो हुआ इस सेना परिसर के भीतर वो करीब रात के 4 बजे हुआ है। करीब 20 मीटर दूर हूं जहां पर यह आत्मघाती हमला जो है, फिदाइन हमला है, वो हुआ है। 10 डोगरा यूनिट है, उसकी एक कंपनी है इस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के भीतर, उसी पर यह आत्मघाती हमला जो है वो हुआ है। हेलीकॉप्टर जो है सेना का वो लगातार यहां पर जो सेना के जवान इंजर्ड हुए हैं उनको लेकर श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल जा रहा है। शब्दों के हथियार चलाने से नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। श्रीनगर से 70 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब उरी में सेना के 12वीं ब्रिगेड का बटालियन हेडक्वार्टर सुबह होने से पहले धमाकों से गूंज उठा। सुबह 5:15 पर 4 आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया। आतंकवादियों ने 3 मिनट के अंदर 17 ग्रेनेड फेंकी। ग्रेनेड से 150 मीटर के इलाके में बैरक और टेंट में भयानक आग लग गई। उस वक्त सो रहे 13 से 14 जवान इस आग में जिंदा जल गए। 3 घंटे तक गोलीबारी के बाद सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। जिस अंदाज से निशाना उन्होंने बनाया है एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को, वो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं आतंकियों के पास पूरी जानकारी थी इस परिसर के बारे में। यहाँ पर कौन सी जगह और कौन लोकेशन है वो पहले उनके पास जानकारी थी, और जो दस्तावेज भी उन मारे गए आतंकियों से मिले हैं उससे भी ये साफ जाहिर होता है कि उनके पास पूरी जानकारी थी। काफ़ी रैकी करके वो यहाँ से गए थे, और जिस अंदाज से जहलिम दरिया जो है इस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के नीचे से बहता है, तो उसकी आड़ में भी वो इस सबसे जो सुरक्षित सेना ब्रिगेड है उस तक पहुँचने में सफल रहे हैं। 10 डोगरा के सभी जवान हैं जो मारे गए हैं, और जो घायल हैं वो भी 10 डोगरा के ही हैं, जिनको कुछ देर बाद ही इस परिसर इस इलाके से अब दूसरे इलाके में जाना था, तो उसको भी एक चूक माना जा रहा है। पाकिस्तान से आए आतंकवादी पूरे प्लान के साथ आए थे। हमला आर्मी के कैंप में एडमिन ब्लॉक में हुआ, जहां ज्यादातर निहत्थे सैनिक सेना की सप्लाई चेन से जुड़े रोजमर्रा के काम करते हैं।
आतंकवादियों का प्लान इन्हीं निहत्थे सैनिकों पर हमला करने का था, जिससे सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। आतंकवादियों का प्लान था कि हमले के बाद वो मेडिकल एड यूनिट को उड़ाएंगे। इसके बाद आतंकवादियों का ऑफिसर्स मेस में जाकर खुद को उड़ा लेने का प्लान था। ये जानकारी आतंकवादियों के पास से बरामद हुए मैप पर मार्क जगहों के जरिए मिली है। A group of heavily armed terrorists, they opened fire on an administrative base of one of the units of Indian Army located at Uri in Kashmir at 5:30 early this morning. The firefight between the terrorists and Indian Army continued till approximately 8:30 in the morning. During this firefight, all 4 terrorists have been killed by the Indian Army. उरी में हुआ हमला सेना पर पिछले 26 वर्ष में सबसे बड़ा हमला है, जिसमें देश के 17 जवान शहीद हुए और 20 से ज्यादा जवान घायल हैं। आतंकवादियों का ग्रुप लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करके आया था। ऐसे 3 ग्रुप थे, जिसमें से एक ग्रुप ने कुछ दिन पहले ही लाइन ऑफ कंट्रोल से 20 किलोमीटर दूर पुंछ में हमला किया था। जम्मू कश्मीर में फिदायीन आतंकवादियों का एक तीसरा ग्रुप भी है, जिसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि उरी में हमला करने वाले चारों आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं और सीमा पार से आए हैं। इनके पास से 4 AK-47 ग्रेनेड लॉन्चर के साथ युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाले साजो सामान और नक्शे मिले हैं। हथियारों और गोला बारूद पर पाकिस्तानी मार्किंग है, जिस पर DGMO ने पाकिस्तानी मिलिट्री के अधिकारियों से बात की है। Along with the terrorists, we recovered 4 AK-47 rifles, 4 underbarrel grenade launchers, a large number of grenades and other warlike stores. Since the terrorists had some items which had Pakistani markings on that, I have spoken to the Pakistan Director General of Military Operations and conveyed our serious concerns about the same. उरी हमले का पैटर्न बिल्कुल पठानकोट हमले की तरह ही है, जहां जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने सुबह के वक्त जवानों की ड्यूटी की अदला बदली के वक्त हमला किया था। उरी में आर्मी का बटालियन हेडक्वार्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उन सबसे बेस में है, जहां सेना की बड़ी रसद और हथियार रखे होते हैं। आज दिन भर सेना का ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर सेना की गतिविधियों का मरकज बनता रहा। दिन भर यहाँ पर न सिर्फ सेना के बड़े कमांडर आए, बल्कि साथ ही साथ सेना प्रमुख जो हैं जनरल दलबीर सिंह सुहाग, वो भी यहाँ पर आए और करीब 1 घंटे तक यहाँ पर इस पूरे आतंकी हमले को लेकर सेना के अधिकारियों और यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद अफसरों से जानकारी ली। और उन्होंने अब न सिर्फ गृह मंत्री और बल्कि साथ ही साथ उन्होंने रक्षा मंत्री को इस पूरी स्थिति से अवगत कराया है। सुरक्षा इस हमले से पहले भी बढ़ा दी गई थी लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और इसके बाद अब और भी चौकस कर दिया गया है। और साथ ही साथ पैरा कमांडोज और सेना की जो विशेष टीमें हैं, उनको इस पूरे नियंत्रण रेखा के इलाके में तैनात किया गया है, ताकि पुंछ और उड़ी के बाद कहीं कोई दूसरा इस तरह का फिदायीन हमला या फिर आतंकी हमला सीमा पार से ना हो। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, उड़ी आज तक। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान का इलाज क्या है, ये भी आइए हम आपको बताते हैं। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान को आतंकवादी देश बताया। हम चाहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करे, लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत हम क्यों नहीं करते। भारत पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी देश क्यों नहीं घोषित करता? पहला सवाल यह। भारत पाकिस्तान के साथ सभी कूटनीतिक रिश्ते क्यों नहीं तोड़ता? 17 जवानों की शहादत के बाद भी भारत कूटनीतिक स्तर पर चुप क्यों है? भारत पाकिस्तान के साथ हर तरीके का व्यापार क्यों नहीं बंद करता? भारत पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन यानी MFN का स्टेटस क्यों नहीं छीन लेता? पाकिस्तान को मिलने वाली हर मदद को बंद करवाने के लिए भारत क्यों नहीं एक्टिव होता? पाकिस्तान का यही इलाज है कि उसे हर तरीके से जख्मी हमें करना पड़ेगा, उसे हमें उसी दर्द का एहसास कराना पड़ेगा जिस दर्द से हर भारतीय पिछले
कई बरसों से गुजर रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पालना पोसना बंद नहीं करेगा जब तक कि उसे यह पता नहीं चलेगा कि इन आतंकवादियों को पालने की कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। आज पाकिस्तान को इस बात का एहसास कराने का वक्त आ गया है। मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद ये पाकिस्तान के वो पालतू आतंकवादी हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत का खून बहाने के लिए करता रहा है। इन्हें पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। उरी हमले में मौलाना मसूद अजहर के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम आया है। मौलाना मसूद अजहर वो आतंकवादी है जिसने 8 महीने पहले पठानकोट हमले की साजिश रची थी। भारत के सबूत देने के बाद पाकिस्तान ने भी माना था कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी पठानकोट हमले में शामिल थे, लेकिन मौलाना मसूद अजहर को पाकिस्तान ने पठानकोट हमले के बाद अंडरग्राउंड कर दिया था। आज 8 महीने बाद फिर मसूद अजहर के आतंकवादियों ने भारत का खून बहाया है। साफ है कि मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को पाकिस्तान ने खुला छोड़ दिया है, जैसे उसने हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकवादियों को भारत के खिलाफ धमकी देने और कश्मीर को भड़काने में लगाया है। सुन लीजिए पाकिस्तान का प्यारा आतंकवादी हाफिज सईद कैसे धमकी देता रहा है। वो पाकिस्तान जिसने दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें लड़ के दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त देके आज जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में आज इस मकाम पे खड़ा है कि सिर्फ इंडिया और इस्राइल नहीं, मगरिब के मुल्क भी पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की जद में है। सिर्फ हाफिज सईद ही नहीं, सैयद सलाउद्दीन भी पाकिस्तान में खुला घूम रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाउद्दीन तो सार्क देशों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान अपने आतंकी लेकर एयरपोर्ट और उस होटल तक पहुंच गया था जहां भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह सहित सार्क देशों के गृह मंत्री आए हुए थे। सैयद सलाउद्दीन ने भी कुछ दिन पहले भारत पर आतंकवादी हमले की धमकी दी थी। पाकिस्तान ने पठानकोट हमले की जांच के नाम पर धोखा दिया, मसूद अजहर को बचा लिया, उसे चीन की मदद से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने से बचा लिया और हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन के साथ उसे भारत का खून बहाने के लिए फिर एक्टिव कर दिया है। ये वो आतंकवादी हैं जिन्हें पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजिक असेट्स कहकर पाल रहा है। पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है कि टेररिस्ट को इस्तेमाल किया जाए एज एक्सटेंशन ऑफ द आर्मी, कि हिंदुस्तान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। 21 सितंबर को नवाज शरीफ जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बातचीत करेंगे और उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस समय कश्मीर में कुछ किया जाए जिससे वर्ल्ड हेडलाइंस वहाँ आकर्षित हों। तो इसको निगाह में रखते हुए बहुत बड़े पैमाने पर उनकी तरफ से कोशिश हो रही है, जिसने आपने देखा जो पुंछ में हमला हुआ इसी का नतीजा था, जो अभी उरी में हुआ इसी का नतीजा। और 23 तारीख से पहले वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि इस माफिक के हमले और भी काफ़ी बड़े पैमाने पर हो सकते हैं। अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश सिर्फ कहकर नहीं बताया जाए, बल्कि इसे आतंकवादी देश आधिकारिक रूप से घोषित करवाकर दुनिया भर में बेनकाब किया जाए। क्योंकि आतंक की फैक्ट्री बताने भर से पाकिस्तान का इलाज नहीं होगा। पाकिस्तान को जब तक ये पता नहीं चलेगा कि आतंकवादियों को पालने पोसने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है, तब तक उसका इलाज नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। ये कैसा पाखंड है कि हमारे देश के गृह मंत्री पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री बताते हैं, लेकिन इन शब्दों के साथ साथ पाकिस्तान के साथ हमारा व्यापार भी चलता है। पाकिस्तान को भारत की नदियों का पानी भी मिलता है। पाकिस्तान को व्यापार के लिए मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी हम देते हैं। पाकिस्तान के डिप्लोमेट भी मजे से भारत में जमे रहते हैं और भारत को इसी पाखंड का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है अब, क्योंकि पाकिस्तान का वो भ्रम तोड़ने की अब जरूरत है कि भारत खोखले शब्दों के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी परीक्षा है।
कि उरी में 17 जवानों का खून बहाने वाले पाकिस्तान का क्या इलाज करेंगे। ये पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी का टेस्ट वाला समय है, क्योंकि 17 जवानों की शहादत देश के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है। आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान के सामने भारत अपने जवानों की कुर्बानी कब तक देता रहेगा? आज भारत अपने शहीद जवानों की कुर्बानी का हिसाब मांग रहा है। उसे खोखले शब्द नहीं, रिएक्शन नहीं, एक्शन चाहिए, क्योंकि आतंकवाद पर शब्दों की लड़ाई अंतहीन है। बिना एक्शन के पाकिस्तान ठीक नहीं होगा और हर आतंकवादी हमले के बाद शब्दों की हेराफेरी कुछ समय बाद आतंकी सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। आज पूरे देश को एक करने की जरूरत है। पूरा देश अपने जवानों की कुर्बानी याद कर रहा है। शहरों शहरों में जवानों की कुर्बानी का हिसाब मांगा जा रहा है। विप लेकर एक्शन लेने की जरूरत है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कर पाएंगे? बल गिर नहीं सकता। ये नरेंद्र मोदी के लापरवाही से हमारे जवान मारे जा रहे हैं और ये इनके हमारा पार्ट एंड पार्सल हिस्सा है, वो धीरे धीरे हाथ से निकलता नजर आ रहा है। पूरी कड़ाई के साथ निपटना पड़ेगा और देश को उनको जवाब देना पड़ेगा। अब नहीं लगता समय आ गया कि करारा जवाब दिया जाए? अब जब तो रोज बोलते हैं जवाब देंगे और जवाब देने में भाग जाता है लोग। पाकिस्तान के इस आतंक का जवाब अब नहीं दिया गया तो ऐसे ही पाकिस्तान खून बहाता रहेगा, क्योंकि उसे लगता है कि शब्दों से आगे भारत कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान के इस भ्रम को तोड़ने की आज जरूरत है। हमने पड़ोसी देश पाकिस्तान से बातें खूब की, पाकिस्तान को धमकियां भी दी, चेतावनियां भी दी, लेकिन पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ा। पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में लगा रहा और लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा। अब यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान बातों से मानने वाला बिल्कुल नहीं है। तो क्या पाकिस्तान युद्ध चाहता है? क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का अब वक्त आ गया है? हालात कुछ ऐसे ही इशारे कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान को यह बहुत अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान आज तक भारत से ना कोई युद्ध जीत पाया है और ना ही कोई जंग जीत पाएगा कभी भी। लेकिन यह भी सच्चाई है कि बिना युद्ध के अब पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। में आ गया है जो वो समझता है। I think time has come to call this bluff. जो इसी में लगा हुआ है। अब इसमें कोई शक नहीं कि उरी पर हमला करने पाकिस्तान से आए थे आतंकवादी। अब इसमें भी कोई शक नहीं कि आतंकवादियों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रखी थी। इसमें भी कोई शक नहीं कि सेना कैंप पर हमला करने वाले दहशतगर्द पाकिस्तानी हथियारों से लैस थे। इसमें भी शक नहीं कि उरी में खूनी खेल खेलने वाले आतंक के खिलाड़ी उसी संगठन के थे जिसे पाकिस्तानी हुकूमत पालता पोसता रहा है। And as per the initial reports, they belong to Jaish-e-Mohammed Tanzim. Along with the terrorists, we recovered 4 AK-47 rifles, 4 underbarrel grenade launchers, a large number of grenades and other warlike stores. उरी में जो कुछ हुआ वो पहला आतंकी हमला नहीं है और न ही ये पहली बार है जब आतंकी हमलों में पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत मिले हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, आतंकियों की घुसपैठ कराता है और आतंकी हमले करवाता है। पाकिस्तान पर भारत की न किसी धमकी का असर होता है, न ही पाकिस्तान भारत की किसी चेतावनी से डरता है। पहली गोली भी हमारी तरफ से पड़ोसी पर नहीं चलनी चाहिए, लेकिन यदि पाकिस्तान की तरफ से गोली यदि चलती है तो फिर भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए कितनी गोली चली। कब तक भारत सिर्फ कार्रवाई की बात करता रहेगा? आखिर कब तक भारत पाकिस्तान के सुधरने की उम्मीद लगाए बैठा रहेगा? कब तक भारत पाकिस्तान की नापाक हरकतों को सहता रहेगा? सवाल है कि क्या पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म करने के लिए अब जंग जरूरी है? क्या पाकिस्तान को ठीक करने के लिए उसे युद्ध क्षेत्र में सबक सिखाना? क्या अब पाकिस्तान को काबू में करने के लिए जंग ही एकमात्र रास्ता है?
क्या अब वाकई बड़े फैसले लेने का वक्त है? क्या अब जुबानी हमले बंद करके हमेशा के लिए पाकिस्तान की जुबान छीन लेने का वक्त है? सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि हालात बेकाबू हो चले हैं। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान ने भारत के हर कदम को नाकाम करने की ठान रखी है। जब केंद्र ने घाटी में बीएसएफ को फिर से मजबूत करने का फैसला लिया तो आतंकियों ने काफिले पर हमला किया। जब पाकिस्तान को लगा कि भारत वायुसेना की ताकत बढ़ा रहा है तो पठानकोट एयरबेस में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। जब घाटी में विकास को रफ्तार देने के लिए केंद्र ने कमान संभाली तो पाकिस्तान ने कश्मीर में नफरत की आग को भड़काना शुरू किया। जब केंद्र ने घाटी के युवाओं को मुख्य धारा में लाने के कवायद शुरू की तो पाकिस्तान पैसे देकर उन्हें पत्थरबाज बनाने में जुट गया। घाटी में अमन बहाली के लिए जब केंद्र ने सेना को आगे किया तो पाकिस्तान ने आतंक के टट्टुओं से सेना कैंप पर हमला करा दिया। तो क्या यह मान लिया जाए कि पाकिस्तान भारत को जंग के लिए मजबूर कर रहा है? क्या पाकिस्तान भारत को जंग के लिए उकसा रहा है? और क्या अब वक्त आ गया है कि भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे? शायद हाँ, और केंद्र सरकार भी इस बात को समझ रही है। पाकिस्तान एक आतंकवादी राज्य है, इसे समझना होगा और इसे अलग थलग करना होगा। इस घटना के बाद ये आवश्यक हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान एक प्रकार से अलग थलग, आइसोलेट कंप्लीटली हो जाए। स्वाभाविक है कि हमारी कूटनीति देश की उस दिशा में भी काम करेगी। ऐसी बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन अब बातों से काम नहीं चलेगा। अब कुछ बड़े फैसले लेने का वक्त। जंग चाहे 1948 की हो या फिर 1965 की, लड़ाई चाहे 1971 की हो या फिर 1999 का करगिल युद्ध, कभी भी पाकिस्तान के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। फिर भी पाकिस्तान भारत को जंग के लिए मजबूर क्यों कर रहा है? फिर भी पाकिस्तान क्यों 1965 की जंग वाले हालात पैदा कर रहा है? आखिर क्यों पाकिस्तान उसी तरह साजिश रच रहा है जैसे उसने 1965 की जंग से पहले रची थी? आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान भारत से जंग चाहता है, इसके सबूत इस बात से भी मिलते हैं कि हालात बिल्कुल 1965 की जंग से पहले के जैसे हैं। पिछले करीब 2 महीने से कश्मीर घाटी सुलग रही है और लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की साजिश की बू आ रही है। 1965 की जंग से पहले भी घाटी में अशांति थी और मौका देखकर पाकिस्तान ने अपने जवानों की घुसपैठ कराई और फिर जंग का ऐलान कर दिया। तो क्या अब की बार भी लड़ाई के मैदान में हार कर ही मानेगा पाकिस्तान? क्या मैदाने जंग में घुटने टेकने के बाद ही सुधरेगा पाकिस्तान? क्या एक और जंग में हारने के बाद ही सीधी होगी पाकिस्तान की पूंछ? ये सवाल सिर्फ हमारा और आपका नहीं, बल्कि 125 करोड़ देशवासियों का है। वजह जानने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना होगा। जुलाई के महीने से कश्मीर घाटी सुलग रही है। पाकिस्तान पैसे देकर युवकों को पत्थरबाज बना रहा है, जो हमारी सेना के जवानों पर पत्थर चला रहे हैं। घाटी में पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे दिखाए जा रहे हैं और पड़ोसी मुल्क के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। बात यहीं खत्म होती तो शायद पाकिस्तान की साजिश की बू नहीं आती, लेकिन सुलगती घाटी में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं जो पाक के नापाक मंसूबों की ओर इशारा कर रहे हैं। पूरे हालात को समझने के लिए 1963 में चलिए। 26 दिसंबर 1963 को कश्मीर में यह खबर फैली कि हजरत बल दरगाह में रखा पैगंबर हजरत मोहम्मद का पवित्र बाल गायब हो गया। इसके कुछ ही घंटे बाद श्रीनगर में आगजनी, हंगामा और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हजरत बल पर अफवाह के बाद कश्मीर घाटी के हालात वैसे ही थे जैसे आज हैं।
कश्मीर में कोहराम मचा था और सरहद पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो घुसपैठियों के जरिए कश्मीर के खिलाफ बड़ी साजिश तैयार कर रहे थे। भुट्टो ने राष्ट्रपति अयूब खान को भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए उकसाया और बिना वर्दी के पाकिस्तानी फौजियों को घाटी में भेज दिया। भुट्टो के कहने पर अयूब खान ने घुसपैठ कराने की इजाजत तो दे दी, लेकिन पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हो गई। फिर भारत की फौज ने पाकिस्तानी सेना को जंग के मैदान में इस कदर रौंदा कि भुट्टो से लेकर अयूब खान तक पस्त हो गए। पाकिस्तान ने जो काम 1965 में किया, कुछ वैसा ही इस बार कर रहा है। पाकिस्तान एक तरफ घाटी की हिंसा को खूब भड़का रहा है, एक तरफ पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि घाटी में अमन बहाल न हो सके, और दूसरी ओर हमलों को अंजाम देने के लिए घाटी में सरहद पार से आतंकवादी भेज रहा है। 1999 में भी पाकिस्तान ने वही पुराना खेल खेला। मुशर्रफ ने फौज के जवानों को करगिल में घुसपैठ करा दिया, लेकिन अंजाम भूल जाता है कि वो भारत से न कभी जीत पाया है और न ही जीत पाएगा। देखो, पाकिस्तान ने 4 बारी हिंदुस्तान को ललकारा है। 1948 में, 65 में, 71 में, 99। उसका अंजाम क्या हुआ सारी दुनिया जानती है। अब फिर खुले तौर पे पाकिस्तान हिंदुस्तान को ललकार रहा है। ये टेररिस्ट अटैक नहीं है मेरी तरफ से, तो ये एक्ट ऑफ वॉर है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान की आर्मी का हिस्सा हैं। उनको वही ट्रेन करते हैं, वही आर्म करते हैं, वही इक्विप करते हैं, वही इंटेलिजेंस इनपुट्स देते हैं, और वही उनको घुसपैठ में हर प्रकार की मदद करते हैं। इसलिए ये कहना कि ये टेररिस्ट अटैक है, हम उनको एक किस्म से भी गिविंग देम अपॉर्चुनिटी की वो अपने आप को एक्सक्यूज कर सकें, ये एक एक्शन है, एक एक्ट ऑफ वॉर है पाकिस्तान का, और हमारा रवैया वैसे ही होना चाहिए जैसे लड़ाई में है। हम पाकिस्तान के धोखे की बात कर रहे थे, उसने जो धमकी एटमी हथियार की दी उसकी बात कर रहे थे, लेकिन एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो एक बार फिर से हमारे गुस्से को बढ़ा देती है। ये शहीद हुए एक सैनिक के परिवार की तस्वीरें हैं जहां मातम है, और आज पूरा हिंदुस्तान गमगीन इस बात को लेकर है कि हमारे 17 सैनिकों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है, वो शहीद हो गए हैं। पूरा देश इन जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन दुखों का, गमों का पहाड़ टूट पड़ा है इस परिवार पर। ये वो हमारा जांबाज जवान है, लेकिन ये तस्वीरें दिल दहला देती हैं। पूरा हिंदुस्तान इन जवानों की शहादत को नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। इनकी शहादत, कुर्बानी व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाएगी। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपसे कुछ ही पलों में हम दिन भर की हर खबर समेटकर दोबारा होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।